सभी को नमस्कार। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर सीरीज में ये 5वीं कक्षा है। आज हम 121 से लेकर के 150 तक 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए विषय को शुरू करते हैं। तो 121वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसंधान योग्य समस्याओं के स्रोत में क्या सम्मिलित किया जा सकता है। अनुसंधान योग्य समस्याओं के स्रोत में क्या सम्मिलित किया जा सकता है। शिक्षकों का शोधकर्ताओं के रूप में अपना अनुभव, व्यवहारिक विषयों जिनका समाधान चाहिए, सिद्धांत और पूर्व अनुसंधान या उपयुक्त सभी। तो इनमें से क्या हो जाएगा उत्तर? इनमें से उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान योजना का परिचय अनुभाग कौन सा है। अनुसंधान योजना, तो इसका परिचय कौन बता रहा है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? इन चार में से बताइए। क्या पूर्व प्रासंगिक अध्ययन का अवलोकन, क्या अध्ययन के उद्देश्य का विवरण, या शोध प्रश्नों के निष्कर्षों का विवरण, या उपयुक्त सभी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी उपकल्पना होने के लिए मूलभूत आवश्यकता नहीं है। उपकल्पना के लिए मूलभूत आवश्यकता नहीं है, इनमें से कौन सा? तथ्यों पर आधारित होना, बोधगम्य होना, प्रकृति के ज्ञान का खंडन, या परिकल्पना में से निष्कर्ष निकालने की अनुमति। तो क्या हो जाएगा उत्तर इनमें से? ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति के ज्ञान का खंडन। इसकी जरूरत नहीं है, बाकी सबकी जरूरत है। फिर अनुसंधान के उद्देश्यों को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो किस रूप में आप लिख सकते हैं अनुसंधान के उद्देश्य को? केवल प्रश्न के रूप में, केवल विवरण के रूप में, प्रश्न और विवरण दोनों के रूप में, या काल्पनिक रूप में। तो क्या हो जाएगा उत्तर? तो काल्पनिक रूप में ये कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल विवरण के रूप में हम जो है अनुसंधान के उद्देश्य को लिखते हैं। फिर आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी प्रस्ताव को सत्य प्रमाणित करने के लिए नहीं होनी चाहिए। किसी एक प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को सत्य प्रमाणित करने के लिए कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। क्या उद्देश्यपूर्ण विशेषता, या ये विश्वास के साथ तर्कयुक्त हो, अनुरूपता, या परीक्षण योग्य। तो क्या हो जाएगा? मतलब इन चारों में से एक कौन सी विशेषता है जो नहीं चाहिए, सत्य प्रमाणित करने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, विश्वास के साथ तर्कयुक्त होना ये जरूरी नहीं है, बाकी सब कुछ होना चाहिए। फिर आगे है, विवरण में चरों के बीच कारण और प्रभाव की भविष्यवाणी के संबंध को क्या कहा जाता है। कारण और प्रभाव की जो संबंध है, ये इसको क्या कहा जाता है? रिक्त उपकल्पना, प्रायोगिक उपकल्पना, स्वतंत्र चर, या आश्रित चर। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, प्रायोगिक उपकल्पना इसको कहा जाता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कारण और प्रभाव का संबंध किस अनुसंधान में देखने को मिलता मिलता है। अनुसंधान का नाम क्या है? कौन से अनुसंधान में कारण और प्रभाव का संबंध देखने को मिलता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कारण और प्रभाव के संबंधों में विश्वसनीय बनाने के लिए क्या आवश्यक है। कारण और प्रभाव के संबंधों को विश्वसनीय बनाने के लिए क्या आवश्यक है, इन चार में से बताना है। क्या है? प्राकृतिक अवलोकन में संलग्न होना, सकारात्मक संबंध विकसित करना, नियंत्रित प्रयोग का निष्पादन करना, या नकारात्मक सहसंबंध का परीक्षण करना। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियंत्रित प्रयोग का निष्पादन करना, ये इसकी आवश्यकता है विश्वसनीय बनाने के लिए। फिर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन आपको निकालना है। उद्देश्य सुस्पष्ट होना चाहिए, उद्देश्य को विवरण और प्रश्न प्रपत्र के रूप में लिखा जा सकता है, समस्या के लिए एक और शब्द चर है, उपयुक्त सभी। तो इन में से क्या हो जाएगा उत्तर?
उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य सुस्पष्ट होना चाहिए। देखो उद्देश्य को विवरण और प्रश्न पत्र, ये पहले जैसे कहा प्रश्न प्रपत्र के रूप में, तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि उद्देश्य को केवल और केवल विवरण के माध्यम से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, उपरोक्त तो सभी ये भी कट गया। समस्या के लिए एक और शब्द चर है, ये भी गलत है, चर इसको कहीं बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ए। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रश्न जो कि एक शोधकर्ता के मन में उसकी समस्या के समाधान के लिए सांख्यिकीय तकनीक के प्रयोग में आना स्वाभाविक है। तो क्या प्रदत्त को मात्रात्मक रूप में दिया जा सकता है? देखो सांख्यिकीय तकनीक बोल दिया है, तो क्या उचित सांख्यिकीय तकनीक उपलब्ध है? क्या आंकड़ों का विश्लेषण संभव है? क्या सार्थक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? तो इन चार में से क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, प्रदत्त को मात्रात्मक रूप में दिया जा सकता है, क्योंकि सांख्यिकीय तकनीक मात्रात्मक अनुसंधान में ही प्रयोग किया जाता है। फिर 130वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तथ्यों के संग्रह की विधि है? संग्रह करने की विधि कौन सी है? क्या राय, प्रकरण अध्ययन, या प्रत्यक्षवाद, या साक्षात्कार? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। साक्षात्कार के माध्यम से हम तथ्यों का संग्रह करते हैं, इसीलिए साक्षात्कार ये एक विधि है। फिर आगे निम्नलिखित में से प्रदत्त प्रदत्त मतलब तथ्य, डेटा संग्रह की कौन सी ऐसी तकनीक है जिसमें मध्यस्थ समेत कई भागी एक विशिष्ट और परिभाषित विषय पर बल देते हैं, समूह में परस्पर विचार विमर्श होता है और अर्थ को संयुक्त निर्माण कर होता है। तो ऐसा कौन सा है इनमें से जिसमें मिलकर के सब काम होता है? देखो समूह में विचार विमर्श, फिर किसी एक विशेष विषय पर बल देना, अर्थों को संयुक्त निर्माण करना, ये किस में होता है? प्रकरण अध्ययन में, निर्वंश विज्ञान में, फोकस समूह में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकस समूह, क्योंकि इस समूह में सब कुछ करना है, तो फोकस फोकस समूह ही एक ऐसा है विषय है जिसमें हम समूह में कर सकते हैं। फिर आगे है प्रयोगात्मक अनुसंधान में कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती? प्रयोगात्मक अनुसंधान है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है? क्या कार्य साधन और प्रतिकृति की आवश्यकता नहीं है, अवलोकन की आवश्यकता नहीं है, नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है, या संदर्भ संग्रह की आवश्यकता नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ संग्रह की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी अवलोकन भी करना होता है, कार्य साधन भी करना पड़ता है, नियंत्रण भी करना पड़ता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती? अवलोकन, कार्य साधन, नियंत्रण, या समग्र विश्लेषण? तो उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी, सामग्री विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी तीन की आवश्यकता होती है। आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है ये तीनों जो है आवश्यक चीजें प्रयोगात्मक अनुसंधान के विषय में, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कहते हैं निम्नलिखित में से शोधकर्ता कौन सी अध्ययन विधि को शिक्षा के स्तर और उपलब्धि के बीच संबंधों का अनुमान लगाने के लिए प्राथमिकता देते हैं? क्या है? शिक्षा के स्तर और उपलब्धि, इसके बीच संबंध को अनुमान लगाना है, तो किसकी प्राथमिकता होगी? प्राकृतिक, सहसंबंधी, सूची, या प्रायोगिक? तो बताइए कौन सा हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहसंबंध, क्योंकि संबंध का अनुमान लगाना है तो संबंधी के माध्यम से ही होगा। फिर आगे 135वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माप का सरलतम रूप है? सांकेतिक, क्रमवार, अंतराल, या अनुपात? तो इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सांकेतिक। सांकेतिक ये माप का पहला है। देखो माप के चार प्रकार है ना? माप के चार प्रकार है, उसमें से पहला प्रकार का नाम है ये सांकेतिक या नॉमिनल, दूसरे में क्रमवार, तीसरे में ये अंतराल आता है, चौथे में रेशो आता है। और ये पहला सरल होता है, और उससे थोड़ा कठिन अगला होता है, उससे थोड़ा कठिन और अगला होता है, उससे भी ज़्यादा कठिन कठिन चौथा वाला होता है। ठीक है ना? फिर है एक संतोषजनक सांख्यिकीय मात्रात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो क्या औचित्य नहीं होना चाहिए, क्या मापन नहीं होना चाहिए, लचीलापन नहीं होना चाहिए, या तुलनीयता नहीं होना चाहिए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी,
लचीलापन नहीं होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से स्टीवन के माप के 4 स्तरों का सही क्रम है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टीवन के माप के 4 स्तरों का सही क्रम क्या है? देखो अभी जो हमने माप के 4 स्तर पढ़े, 4 प्रकार पढ़े, वही माप के 4 स्तर है। तो सही क्रम बताने के लिए बोल रहा है। देखो पहला क्या था? सांकेतिक था। तो ये कट गया, पहला कट गया और ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो यही हो जाएगा उत्तर बी, सांकेतिक क्रमसूचक अंतराल और लास्ट में अनुपात। ठीक है ना। फिर आगे है कारक विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कारक विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए कि उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कई चरों के बीच अंतर जानने के लिए हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन करके रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 139। यहाँ यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है। संरचित साक्षात्कार है, असंरचित साक्षात्कार है, केंद्रित साक्षात्कार है और क्लिनिकल साक्षात्कार है। तो इसका अर्थ है क्या? अधिक लचीलापन दृष्टिकोण, ऊपर दिए गए जाने वाले प्रश्नों का पर ध्यान, व्यक्तिगत जीवन का अनुभव या पूर्व निर्धारित प्रश्न या अनिर्देशक। इन चार में से क्या होगा? तो कौन सा किसके साथ मेल खाएगा ये आपको बताना है ना। तो बताइए कौन सा किसके साथ मेल खाएगा ये। तो ये हो जाएगा संरचित साक्षात्कार, हो जाएगा पूर्व निर्धारित प्रश्न। क्योंकि संरचित मतलब अच्छे से पूर्व निर्धारित, जो निर्धारित प्रश्नों को करने वाला जो है वो संरचित साक्षात्कार साक्षात्कार है। और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा असंरचित साक्षात्कार। तो क्या हो जाएगा? तो इसका बी का हो जाएगा एक, है ना, अधिक लचीलापन दृष्टिकोण, है ना। लचीलापन दृष्टिकोण अपने मन मर्जी से पूछा गया प्रश्न। फिर एक केंद्रित साक्षात्कार क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा दो, ये उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान, केंद्रित साक्षात्कार। ठीक है ना। तो और फिर डी नंबर क्लिनिकल साक्षात्कार क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 3 नंबर, व्यक्तिगत जीवन का अनुभव। तो क्लिनिकल साक्षात्कार को व्यक्तिगत जीवन का अनुभव कहा जाता है। तो ये चीज आपको, ये साक्षात्कार के प्रकार और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये सारा आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। 140वां, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंधी मूल्य सबसे सुदृढ़ है? सहसंबंधी मूल्य जो सुदृढ़ है, सबसे सुदृढ़, तो कौन सा मूल्य हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -1.00। फिर है बुद्धिमत्ता परीक्षण स्कोर और ग्रेड के बीच में कौन सा संबंध होता है? बुद्धिमत्ता परीक्षण स्कोर और ग्रेड, इन दोनों के बीच कौन सा संबंध होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिए। फिर है निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के उच्चतम मूल्य को प्रतिबिंबित करते हैं? कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के उच्चतम मूल्य को प्रतिबिंबित करता है कौन सा? तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, -0.92। फिर 143वां, निम्नलिखित में से किस गुण को मापने के लिए लिकर्ट द्वारा विकसित प्रारूप जिसका व्यापक उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है? तो एक तरह से लिकर्ट द्वारा किस गुण को मापने के लिए लिकर्ट द्वारा विकसित किया गया है? तो लिकर्ट द्वारा जो विकसित किया गया है उसके द्वारा कौन सी किस चीज का मापन होता है ये पूछना चाह रहे। तो क्या हो जाएगा इसका? बताइए इन चार में से क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए, मनोवृत्ति, एटीट्यूड, एटीट्यूड को मापते हैं। फिर आगे है अनुसंधान की विशेषताओं से संबंधित सारे प्रश्न। 144वां, अनुसंधान के क्षेत्र में निष्पक्षता का क्या अर्थ है? तो आप लोग खुद से बता सकते हैं, इनमें से कौन सा हो जाएगा उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर बी, सुसंगत निष्कर्ष।
फिर अनुसंधान की निष्पक्षतावाद को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इन चार में से क्या उत्तर हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी वैधता के माध्यम से, विश्वसनीयता के माध्यम से और निष्पक्षता के माध्यम से। फिर आगे कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वैधता ऐसी विशेषता को मापने से संबंधित है जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता पर यह कल्पना की जा सकती है कि उसका अस्तित्व है। देखो, प्रत्यक्ष अवलोकन तो नहीं होता लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि उसका अस्तित्व है। तो पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी वैधता है? अंकित वैधता है, मापदंड वैधता, निर्माण वैधता या सामग्री वैधता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माण वैधता। फिर आगे कहते हैं क्षेत्र अध्ययन किस परिस्थितियों से संबंधित होता है? क्या वास्तविक जीवन की स्थितियों से, प्रयोगात्मक स्थितियों से या प्रयोगशाला स्थितियों से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक जीवन से संबंधित होते हैं क्षेत्र अध्ययन, मतलब फील्ड वर्क, फील्ड स्टडी। फिर है 148वां, निम्नलिखित में से कौन सी वैधता सत्यापित करती है कि माप की विधि उस विषय वस्तु को माप सकने में सक्षम है जिसके लिए वो अपेक्षित है? तो कौन सी वैधता हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए, सामग्री वैधता। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नोट डाउन करके रखना है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी वैधता जो शोध अध्ययन के परिणामों के अध्ययन से परे स्थितियों के लिए भी लागू होते हैं, अर्थात जिस सीमा तक निष्कर्षों को सामान्यकृत किया जा सकता है लागू होते हैं, ऐसी कौन सी वैधता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा इन चारों में से बताइए? ऑप्शन नंबर ए, बाहरी वैधता। आज का लास्ट क्वेश्चन है 150वां, जिस सीमा तक रिसर्च डिजाइन और डेटा शोधकर्ता को कारण और प्रभाव एवं डेटा के भीतर अन्य संबंधों के बारे में सटीक निष्कर्ष आकर्षित करने के लिए अनुमति देता है उसको कहा जाता है? कौन सी वैधता उसको कहा जाता है जो क्या करता है? रिसर्च डिजाइन और डेटा शोधकर्ता को कारण और प्रभाव और डेटा के भीतर अन्य संबंधों के बारे में सटीक निष्कर्ष आकर्षित करने के लिए अनुमति देता है। तो कौन सी वैधता हो जाएगी? क्या बाहरी वैधता, आंतरिक वैधता, स्थिति वैधता या कोई नहीं? कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक वैधता। नाम से पता लग रहा है आंतरिक मतलब भीतर, अंतर, तो भीतर के संबंधों के बारे में बताता है ये, है ना। तो आज की कक्षा यहीं तक, और ऑनलाइन ट्यूशन चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी अवश्य दें। धन्यवाद।